हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लीडिंग क्लासेस। सो हम कर रहे थे चैप्टर हमारा बिजनेस सर्विसेज। आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे क्या आपका टाइप्स ऑफ बैंक। हमने बैंकिंग पोर्शन स्टार्ट किया था, उसमें हमने पढ़ लिए थे कि आपके बैंक कितने, बैंकिंग का मतलब क्या होता है, आपके अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। आज करेंगे हम टाइप्स ऑफ बैंक। अब बैंक पहला कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? सेंट्रल बैंक अपेक्स बैंक होता है, मेन बैंक होता है। उनको उसको बैंकर ऑफ बैंक भी कहा जाता है कि बैंकों का राजा या बैंकों का बाप कह सकते हैं, क्योंकि वो सभी बैंक की देख रेख करता है। मतलब कि आपके जितने भी आगे बैंक है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, इन सब का हेड कौन होता है? आपका सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रल बैंक क्या करता है? सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट ऑल द बैंक। कि बैंक सारे बैंक्स को सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना, ठीक है, कंट्रोल करना कि सारे बैंक अच्छी तरीके से चल रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कोई बैंक धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा लोगों के साथ, ठीक है। इसमें वो पब्लिक डीलिंग नहीं करता, वो सिर्फ बैंक के साथ डीलिंग करता है। हम जाके सेंट्रल बैंक के साथ डीलिंग नहीं कर सकते, ठीक है। आम लोग सेंट्रल बैंक के पास जाके डीलिंग नहीं कर सकते, सिर्फ बैंक ही जाके उनके डीलिंग करते हैं, ठीक है। तो बैंकों को सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। वो देखता है कि इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, जो हम बैंक हमसे चार्ज करता है वो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि क्या इंटरेस्ट रेट रखना है, क्या कैसे लोगों से पैसे जमा करने, बैंक के पास उतने पैसे हैं कि नहीं, कहीं कमी तो नहीं हो रही, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन बैंक डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। कितने नोट छापने हैं, कितनी नई करेंसी छापनी है, कितनी करेंसी बैन करनी, कौन सी, ठीक है, सारा पैसा कहाँ वापस आना, ये सारा कौन डिसाइड करेगा? आपका सेंट्रल बैंक करेगा। और सेंट्रल बैंक है कौन सा अपने इंडिया का? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है उसको हम आरबीआई कहते हैं। आपने नोट के ऊपर भी लिखा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। ये सारी करेंसी प्रिंटिंग का प्रोसेस वो करता है, ठीक है। बैंक के ऊपर नोट कौन पहुंचाता है? आरबीआई पहुंचाता है। इंटरेस्ट रेट डिसाइड कौन करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। तो सब बैंकर ऑफ बैंक कहा जाता है और अपेक्स बैंक कहा जाता है उसको, सेंट्रल बैंक को। आगे कौन सा? कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक वो बैंक है जिससे हम डेली टू डेली ट्रांजेक्शन करते हैं, जिससे हम जाके यहाँ पर डीलिंग करते हैं। जो पब्लिक रेगुलर डीलिंग करती है वो कमर्शियल बैंक में कर रही है। जहाँ पर हम जाके जहाँ पर सबके अकाउंट्स होते हैं उनको कमर्शियल बैंक कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाके हम पैसे जमा कराते हैं, ठीक है। हम डीलिंग स्पेशलाइज्ड बैंक में भी करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में भी करते हैं, बट मेनली कौन सा बैंक है? हमारा कमर्शियल बैंक। हम पढ़ेंगे आगे तो आपको पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि हम कौन से बैंक में डीलिंग करते हैं। अब कमर्शियल बैंक क्या है? जैसे हमने पैसे जमा कराते हैं, ठीक है, डिपॉजिट कराते हैं, वहाँ से लोन लेते हैं, ठीक है। हर चीज़ कहाँ पर करते हैं? कमर्शियल बैंक में करते हैं। ये क्या कहता है? गवर्न बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एक इसके द्वारा गवर्न होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा, ठीक है। और आपके यहाँ पर दो टाइप्स के बैंक होते हैं आपके कमर्शियल बैंक। पहला कौन सा? पब्लिक सेक्टर बैंक, और दूसरा कौन सा? प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक आपने पिछला चैप्टर किया और समझ आ गया होगा जिन्होंने किया है। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है। वो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं जो खुद प्राइवेटली किसी इंडिविजुअल या किसी सोसाइटी के द्वारा रन किए जाते हैं, ठीक है। आपके पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से होते हैं? आपके एसबीआई हो गए, ठीक है, पीएनबी हो गए बैंक, पीएनबी बैंक, एसबीआई बैंक, ठीक है। ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक आता है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर कौन सा बैंक हो गया? आईसीआईसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। ये सारे आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपके कमर्शियल बैंक में जिसका अकाउंट होगा, जिसके पेरेंट्स का अकाउंट होगा, समझ आ गया वो कमर्शियल। नॉर्मली सारे बैंक शहरों में कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है, ठीक है, जिस पे हम पैसा जमा करा सकते हैं, ठीक है, जहाँ से हम लोन ले सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे जाके हम जमा करते हैं कमर्शियल बैंक में। अब कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक कौन सा होता है? आपने फिर से मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो पिछला चैप्टर करना जरूरी था, इसमें आपको नाम पढ़ते ही समझ आया। कोऑपरेटिव बैंक वो होता है जिसमें एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी कोऑपरेटिव कोऑपरेशन से चलता है। मतलब कि वो सोसाइटी के मेंबर होते हैं, वो मिलकर एक बैंक बनाते हैं कि हम बैंक बनाएंगे और जिसको जरूरत होगी हम उसको लोन देंगे, ठीक है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा बनाया जाता है बैंक, उसको हम कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। उसको पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, वहीं से है ये कोऑपरेटिव बैंक की जो सोसाइटी एक बैंक बना ले और अपने लोगों की मदद करे, लोन दे, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है अपने मेंबर्स को, ठीक है। वो सिर्फ अपने मेंबर्स की अमाउंट डिपॉजिट करती है और उनको लोन देती है, और किसी का आम पब्लिक डीलिंग कर सकते हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक में मेंबर है वही वहाँ से क्या कहते हैं लोन ले सकता है, पैसे डिपॉजिट करा सकता है, और कोई आम आदमी नहीं करा सकता। आम आदमी किस में करा सकता है? कमर्शियल बैंक में, ठीक है। ये जाके तो ये कोऑपरेटिव बैंक वो होता है, ठीक है। आप पैसे उसमें इंटरेस्ट रेट जो होता है, लोन हम लेते हैं, वो इंटरेस्ट रेट बहुत लो होता है, ठीक है। इसके द्वारा गवर्न होता है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा गवर्न होता है, ठीक है। ये कोऑपरेटिव बैंक होता है। आपने पिछला चैप्टर करना बहुत जरूरी है, इसलिए
पिछला चैप्टर आप करके आइए। अगला आपका चौथा बैंक है स्पेशलाइज्ड बैंक। अब स्पेशलाइज्ड नाम से ही पता लग रहा है कि कोई स्पेशल पर्पस के लिए ये बैंक बनाया जाता है। पहले इसमें कौन सी एग्जाम्पल ले लेते तो आपको समझ आएगा, रीजनल रूरल बैंक। अब रीजनल रूरल बैंक आपको मोस्टली रूरल एरिया, गांव वाले एरिया में देखने को मिलेगा। इनका मेनली पर्पस ये होता है कि गांव को डेवलप करना, ठीक है, रूरल एरिया को डेवलप करना, वहाँ पर लोगों तक बैंक पहुँचाना, जहाँ पर बैंक नहीं हो पाते, कमर्शियल बैंक नहीं पहुँच पाते, वहाँ तक रीजनल रूरल बैंक जाते हैं। मे भी शहरों में भी हो सकते हैं रीजनल रूरल बैंक, जरूरी नहीं पूरे गाँव में ही होंगे, बट कहीं जगह मेनली पर्पस किसका था, ये रीजनल रूरल एरिया में जहाँ पर बैंक जाकर पहुँचाए कि वहाँ पर डेवलपमेंट हो, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। और दूसरा आपका डेवलपमेंट बैंक। अब डेवलपमेंट बैंक वो होते हैं जो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, वो उसके पर्पस के लिए लोन या डिपॉजिट करते हैं, उसको हम डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। बट मेनली हमारे कमर्शियल बैंक ही काम करते हैं। कमर्शियल बैंक का फंक्शन होता है लैंडिंग मनी, डिपॉजिट मनी, ठीक है, ये सारे फंक्शन कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है। बाकी आपको समझ आ गया होगा टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या होते हैं, बाकी हम करते हैं आगे। अब हम करेंगे फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब फंक्शन क्या है कमर्शियल बैंक में, हमें पढ़ना सारी डीलिंग, हम ज़्यादातर मेनली पब्लिक किससे डीलिंग करती है, कमर्शियल बैंक से। अब कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शन है, पहला क्या फंक्शन है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब पहला क्या क्या हमें कमर्शियल बैंक है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, हम जाके पैसे जमा करवाते हैं, सभी लोग जाके वहाँ पर पैसे जमा कराते हैं, तो उसका मेनली काम क्या हो गया कि हम लोगों के पैसे डिपॉजिट करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है। दूसरा क्या, लैंडिंग मनी। अब लैंडिंग मनी मतलब कि जब हमने पैसे तो जमा करा दिए, तो आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स को भी देखा होगा, किसी को भी देखा होगा कि लोन लेते हुए बैंक से, ठीक है। तो बैंक कहाँ से लोन लाता है, कहाँ से पैसे देता है लोगों को, जो हमने डिपॉजिट्स किए हैं ना बैंक में, उसी को लेके वो लोगों को पैसे दे देता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि लैंडिंग मनी, कि लोगों को उधार पैसे देना या लोन देना, ठीक है। उसके बदले क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। और अब अगर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के भी आपके अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के अकाउंट्स होते हैं। आप पिछला पार्ट देख लोगे वीडियो का, उसको आपको समझ आ जाएंगे कितने टाइप के अकाउंट्स हैं हमारे। आपके करंट अकाउंट हो गया, आपके एफडी हो गया, आपके मेनली सेविंग अकाउंट हो गया, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हो गया, ये अकाउंट्स होते हैं। इसमें जाके आप अपने पैसे डिपॉजिट कर सकते हो और अलग अलग अकाउंट के अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स हैं, ठीक है। तो आपको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पॉइंट समझ आ गया। अगर उसमें समझना है कि कौन से अकाउंट में जाके पैसे जमा कराने, वो पिछला पार्ट देख लो, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा लैंडिंग मनी, कि क्या कहता है बैंक, दूसरा फंक्शन क्या करता है कि लोगों को उधार पैसे देता है, लोन देता है, उसके बदले क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। आगे चेक फैसिलिटी। अब तीसरा फंक्शन क्या है कि वो चेक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है बैंक, कि लोगों को चेक फैसिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल आपको कैश नहीं कैरी करना, तो आप क्या करते हो, आप चेक काट के दे देते हो, या चेक ले जाते हो, तो वहाँ पर जाके जमा करा देते हो। फॉर एग्जांपल आपको स्कूल में फीस जमा करानी है, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कई बार कैश नहीं होता तो आपको चेक काट के दे देते हैं, और आप चेक लेके जाते हो और स्कूल में डिपॉजिट करा देते हो, तो स्कूल वाले बैंक में जमा करा के उसके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो चेक फैसिलिटी ये होती है कि अगर आप पैसे नहीं कैरी करना चाहते, आप चेक ले जाइए, चेक पे जाके डिपॉजिट करा सकते हैं, ठीक है। बैंक में आप चेक काट के खुद के अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं, चेक काट के किसी के भी अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं। आगे चौथा फंक्शन है रेमिटेंस ऑफ फंड्स। रेमिटेंस ऑफ फंड्स का मतलब क्या है कि जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की है, तो उन्होंने देखा, बैंक वालों ने, कमर्शियल बैंक ने देखा कि लोगों को प्रॉब्लम होती थी पैसे ट्रांसफर करने में, एक दूसरे से दूसरी जगह जाने के। पहले लोग क्या करते थे, एक दूसरे को पैसे देने हो तो पैसे कैश लेके जाते। अब क्या होता है, हम कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, अपने घर पे बैठे बैठे या बैंक में जाके कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वो आता है रेमिटेंस ऑफ फंड्स, मतलब कि हम कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के थ्रू, किसी भी बैंक अकाउंट में या किसी भी जगह जाके, किसी भी प्लेस में हम जाके अपने वो क्या कहते हैं, अब पैसे ट्रांसफर कर सकते, चाहे वो अपना अकाउंट हो, अपने अकाउंट से अपने ही बैंक में हो, दूसरे बैंक मतलब कि अपन मान लो फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में, अगर एक्सिस बैंक से एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करना वो भी हो जाएगा, एक्सिस बैंक से आपने HDFC बैंक में भी करना वो भी हो जाएगा, और कहीं भी कोई भी प्लेस में हो, ठीक है, वहाँ से हो जाता है आपका। आगे अगर जो आपका 5वां पॉइंट आ गया लोकल फैसिलिटी। अब बैंक में आप देखा होगा कि लोकल फैसिलिटीज देता है, किसी को अपने ज्वेलरीज या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप जाके अपने घर में नहीं रखना चाहते, आप अनसेफ है, आप जाके बैंक में जमा करा सकते हो, वहाँ पर आपको लोकल फैसिलिटी मिलती है। एक दो की मिलती है, एक की बैंक वाले के पास रहती है, एक की आपके पास रहती है, ठीक है। बट उसके बदले लोकल फैसिलिटी में उनकी कोई गारंटी नहीं होती, कल को कोई बैंक में आग लग जाती है, कोई चोरी हो जाती है, तो आपको लोकल फैसिलिटी की कोई गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आपने क्या सामान रखा, ठीक है। इसके बदले बैंक आपसे थोड़े पैसे चार्ज करता है, ईयरली चार्ज करता है।
आगे क्या, सब इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड बैंक, कुछ और सर्विसेज है जो बैंक प्रोवाइड करता है, बाकी फंक्शन और है बट आपके सिलेबस में इतना बहुत है, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट फंक्शन पे है बैंक ड्राफ्ट। अब बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हो, आपका अकाउंट है HDFC बैंक में, आप शिफ्ट हो गए दिल्ली में मान लो, ठीक है, दिल्ली में आज शिफ्ट हो गए, तो आपको वहाँ पर जाके पैसे ट्रांसफ़र कराने हैं, तब बैंक के पास जाओगे, चाहे आपके पास HDFC बैंक, दिल्ली वाले HDFC बैंक चले जाओ, आप उनसे कहोगे मैं यहाँ पर शिफ्ट हो रहा हूँ, तो मेरे दूसरे चंडीगढ़ वाले बैंक में पैसे थे, मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो। वो आपको एक इंस्ट्रूमेंट देंगे, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है। डॉक्यूमेंट क्या होगा, बैंक ड्राफ्ट देंगे आपको, उससे वो साइन करके आपको वहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बट उसका लिमिटेशन क्या है कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, जो आपका चंडीगढ़ वाला अकाउंट था उसमें आपके डिपॉजिट्स होने चाहिए, उसमें आपके पैसे होने चाहिए, तब भी वहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलेगी। दूसरे अगर आपके बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो कहाँ से आपके बैंक दूसरे दिल्ली वाले बैंक में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये, आपने HDFC टू HDFC कराया, आप HDFC टू दिल्ली जाके SBI में भी पैसे ले सकते हैं, जमा करा सकते हैं, ठीक है, कि भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं शिफ्ट होना, आप किसी और को भेज रहे हो, आप वो भी कर सकते हो, मान चंडीगढ़ में बैठ के किसी और के भेज रहे हो, आप SBI में जाके भी भेज सकते हैं। बट इसका क्या है, टाई अप होना चाहिए बैंक का कई बार आपस में नहीं टाई अप होता तो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल HDFC का SBI के साथ नहीं टाई अप है, वो नहीं करेगा ट्रांसफर। मेनली इनका टाई अप होना चाहिए, वो मेनली होता है, ऑलमोस्ट सब बैंक का एक दूसरे के साथ होता है, बहुत ही कुछ होते हैं कि जिनका ना हो, ठीक है। मान लो एक शहर से दूसरे शहर में आपने पैसे ट्रांसफर करना हो, कोई भी अपने सेम बैंक में या कोई भी अनदर बैंक में आपका हो जाएगा, बट उसके लिए क्या चाहिए होता है, आपके पास सेविंग्स होनी चाहिए, डिपॉजिट्स होने चाहिए बैंक में, ठीक है। दूसरा क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ क्या होती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि आपके मतलब कि आपको अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेनली करंट अकाउंट में होता है। करंट अकाउंट मैं कह रहा हूँ पिछले पार्ट देखो उसमें समझ आएगा। करंट अकाउंट बिजनेस वाले लोगों का होता है, मेनली उनका पर्पस। फॉर एग्जाम्पल करंट अकाउंट किसी का है, उसने अच्छा कस्टमर है बैंक का, उसने 60,000 का चेक काट के किसी कस्टमर अपने पार्टी को दिया, ठीक है, आप बट उसके अकाउंट में 50,000 ही है सिर्फ, तो बैंक क्या करेगा, अपनी तरफ से 10,000 की फैसिलिटी दे देगा, ओवरड्राफ्ट दे देगा। ये तब देता है जब बैंक को पता होता है कि हाँ वो हमारा अच्छा कस्टमर है, और उसका करंट अकाउंट हो, सेविंग्स अकाउंट में नहीं देगा, सिर्फ करंट अकाउंट में ही फैसिलिटी मिलती है कि ऊपर पैसे दे देना, मतलब कि उसके अकाउंट में 50,000 है बट चेक 60,000 का लगा है, वो 10,000 ऊपर दे देगा, तो उसको हम ओवरड्राफ्ट करते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब ऊपर, मतलब जितना हमारे अकाउंट में पैसे हैं उससे ऊपर, ठीक है, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। कैश क्रेडिट, अब फॉर एग्जाम्पल ये भी कैश क्रेडिट उनके लिए होता है, करंट अकाउंट का देते हैं कि कैश आप जाके उधार ले सकते हो, कैश बैंक से जाके उधार ले सकते हो। ये फैसिलिटी भी करंट अकाउंट को मिलती है कि जिनका करंट अकाउंट होता है वो बैंक उनको कैश क्रेडिट दे देता है। लास्ट क्या, आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन। आपने लैंडिंग वाले में पढ़ दिया कि बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन देता है। शॉर्ट टर्म लोन कुछ सालों का होता है, छोटे टाइम पीरियड के होते हैं। मीडियम टर्म कुछ सालों का होता है, लॉन्ग टर्म लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। ये लोन देता है बैंक, आपको फैसिलिटी देता है ताकि आप अपनी डिमांड को फुलफिल कर सके। भी ये था हमारी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक और थोड़े इंपॉर्टेंट सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करता है। आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग क्या होता है, ऑनलाइन बैंकिंग। पहले तो हम कमर्शियल बैंक में जाके फैसिलिटीज ले रहे थे ना, फिजिकली जाके वहाँ पर चीज़ें ले रहे थे। अब अपने घर पे बैठे बैठे हम ऑनलाइन चीज़ें कर देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स कर देते हैं, ठीक है। हम कुछ सामान जोमेटो करना हो, हमने मूवी टिकट बुक करनी है, हम कैसे ऑनलाइन ही कर देते हैं ना। तो सारी हमारी किस में फैसिलिटीज आती है, ई बैंकिंग में आती है। तो ई बैंकिंग होता क्या है, ई बैंकिंग क्या होता है, इट इज सिस्टम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। एक सिस्टम है ऑनलाइन पेमेंट करने का, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक पेमेंट करने का तरीका है विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब कि इसमें फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता, कि मतलब कि जो हमारे पास कैश है, हमारे पास करेंसी नोट्स है ना, उसका इस्तेमाल किए बिना हम जो पेमेंट कर दें उसको हम ई बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ठीक है चीज़ें। उसमें हमारे कौन कौन से डिजिटल आते हैं, मेथड आते हैं, कौन कौन से आपने ई बैंकिंग फैसिलिटी आजकल सभी कर रहे हैं, ऑल टू जेड। आप फॉर एग्जांपल आप शॉप पे जाते हो, जब आप कैश नहीं होता, आप गूगल पे कर देते हो, पेटीएम कर देते हो, वो सारी ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ में आते हैं। आप शॉपिंग करने जाते हो, आप कार्ड का इस्तेमाल करते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, वो सारी ई बैंकिंग में आता है। तो पहला क्या है, पहला डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड क्या होता है, एक प्लास्टिक कार्ड होता है, सबके पास होता है, ऑलमोस्ट आपके पास भी होंगे, सबने देखा होगा कि डेबिट कार्ड से हम क्या करते हैं,
कौन कौन सी फैसिलिटी लेते हैं, एटीएम से पैसे निकलवाने की फर्स्ट, ठीक है। हमारे पास जब बैंक बंद हो, हम एटीएम से पैसे निकलवाने हम डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। हमने कोई पेमेंट करनी हो, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करनी हो, डेबिट कार्ड थ्रू कर देते हैं। हमने कहीं शॉपिंग पे जाना हो तो हम पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, वो डेबिट कार्ड के थ्रू होता है। ये एक हमारे सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के साथ लिंक होता है, वहाँ से हमारे पैसे कट हो जाते हैं, तो ये डेबिट कार्ड में आता है। आगे आता है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये क्रेडिट कार्ड एक ओवरड्राफ्ट जैसे फैसिलिटीज़ होती है। जैसे कि हमने ओवरड्राफ्ट पढ़ा था, ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास पैसे ना हो, क्या कहते हैं, बैंक में, तो बैंक क्या करता है, हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देता है कि मतलब हम हमारे पास जैसे हमने चेक काटा था 50,000 का, 60,000 का, हमारे अकाउंट में 50,000 है, तो हमारे बैंक हमारी तरफ से पेमेंट कर देता है 60,000 रुपये, ठीक है। कि वो किसके लिए करता है, गुड कस्टमर के लिए करता है, जिनके अच्छे कस्टमर होते हैं। अब क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है। इसमें क्या होता है कि आपकी लिमिट सेट की गई होती है 20, स्टार्टिंग में 20,000, जैसे इस्तेमाल करते हो वैसे वैसे आपकी लिमिट बढ़ती जाती है, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख जैसे लिमिट। इसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तभी भी आप पेमेंट कर सकते हो, कहीं भी आप शॉपिंग पे जा सकते हो, ठीक है, आप मूवी देखने जा सकते हो, कोई भी पेमेंट करनी हो आप ऑनलाइन कर देते हो, बट आपके अकाउंट में पैसे नहीं होता, वो बैंक खुद कर देता है, अपनी तरफ से पेमेंट कर देता है। बाद में आपको डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, बट उसके बदले आपसे इंटरेस्ट लेता है वो। ये मेनली क्या कहते हैं, सारे अकाउंट सेविंग अकाउंट में हो जाता है, ऑलमोस्ट सबके पास होता है, ठीक है। कि मतलब कि अपनी तरफ से बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देता है हर एक कस्टमर को। स्टार्टिंग में आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम होती है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है आपकी, ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बढ़ती जाता है, आपका क्रेडिट सिबिल अच्छा हो जाता है, तो आपकी फैसिलिटीज बढ़ती जाती है। आगे आगे NEFT। अब NEFT क्या होता है कि क्या कहते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। क्या इसमें क्या होता है, हम ना क्या करते हैं कि हमें पैसे ट्रांसफ़र करने हो, फॉर एग्जांपल वन प्लेस टू अनदर, कि हमने आप मान लो दिल्ली बैठे हो, आपका दोस्त बेंगलोर बैठा है, तो आप उसको क्या करते हैं, NEFT कर देते हो। NEFT में क्या होता है, मनी ट्रांसफर सिस्टम होता है, ऑनलाइन होता है, बैंक में जाकर कर दे सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या होता है, चार्जेस वेरी होते हैं कि आप पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख की पेमेंट कर रहे हो, तो बैंक क्या करेगा, 1 लाख रुपए में कुछ कमीशन चार्ज करेगा, मान लो 0.2%, 0.6%, 0.10%, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है। हर बैंक का अपना अपना होता है, बट कई बार ये बैंक लेता भी नहीं चार्जेस। किससे नहीं लेता, जो उनके अच्छे कस्टमर होते हैं उनको खुश रखने के लिए बैंक उनसे चार्जेस नहीं लेता है NEFT। रोज उनके रेगुलर कस्टमर होते हैं, करंट अकाउंट वाले मेनली होते हैं, ठीक है, बट मेनली सारे बाकी कस्टमर्स को पैसे चार्जेस लेते हैं, ठीक है। नॉट अवेलेबल ऑन वीकेंड, कि ये वीकेंड्स पे अवेलेबल नहीं होता, या जिस दिन बैंक बंद होगा उस दिन अवेलेबल नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि हम दिल्ली से बेंगलोर अपने पैसे ट्रांसफर करने, आप बैंक के थ्रू ऑनलाइन आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। 1 लाख रुपये आपने ट्रांसफर करना तो आप NEFT कर दोगे, ठीक है। बट ये आप कब नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, वीकेंड्स पे नहीं कर सकते, या जिस दिन बैंक हॉलीडे होगी उस दिन नहीं कर सकते। इसके बदले आप बैंक उस हिसाब से क्या होता है, चार्ज करता है 0.1% या 1%, कुछ भी बैंक के अकॉर्डिंग वेरी करता है, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, बैच सिस्टम। अब बैच सिस्टम क्या होता है, मान लो आपने 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए, आपने सुबह 8 बजे किए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि उनके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। क्या होगा, वो बैंक में वो बैच बनता जाता है। फॉर एग्जांपल 8 से 9 बजे तक, जैसे कि 8 से 9 बजे तक जिन्होंने NEFT की, वो बैंक के पास सारी डिटेल आ जाती हैं, ठीक है। जब 9 बज जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या कहते हैं, बैंक सबके पैसे डाल देगा, ठीक है। आगे क्या होगा, फिर 9 से 10 तक बैच बनेगा, क्या कहते हैं, 9 से 10 बजे तक जब बैच बन गया, उसके बाद बैंक 10 बजे क्या करेगा, सबके पैसे डाल देगा। NEFT में जरूरी नहीं है पैसे उसी वक्त पहुंच जाए, जैसा नहीं होगा, मे बी 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब भी आपकी बारी आएगी बैच सिस्टम अकॉर्डिंग, तो वो आपके चला जाता है, ठीक है। बट इसमें यही एक इसका वो है साइड इफेक्ट है, बाकी तो इसके सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि आपके जब आपको तुरंत ही पैसे की जरूरत हो, बट फिर वैसा पॉसिबल नहीं होगा, आपको 1 घंटे 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। जब आपकी बैच की बारी आएगी तब आप पेमेंट कर सकते हो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब NEFT आपको समझ आ गया कि क्या होता है, कि बैच सिस्टम होता है, बैच के अकॉर्डिंग जब आपकी बारी आएगी तब आपको आपके पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, आपको तुरंत नहीं पैसे वो मिलते, ठीक है। इसमें नो मिनिमम वैल्यू है, कि मतलब कि एक तो बैच सिस्टम हो गया, दूसरा क्या इसका फीचर है, इसमें मिनिमम वैल्यू कोई नहीं है, मतलब आपको कितने भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, ठीक है, जितने भी आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं आपको मिनिमम आप हो कर सकते हैं NEFT में, ठीक है। आगे RTGS। अब क्या होता है, RTGS क्या होता है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, सेम NEFT जैसा होता है, बट इसमें थोड़े से फीचर्स इसमें अलग हो जाते हैं, चार्जेस वेरी करते हैं बैंक टू बैंक, जो इसमें भी था। बट इसमें क्या होता है, इमीडिएट ट्रांजेक्शन हो जाती है, कि मतलब आप ये पैसे डालें तो उसके दूसरे वाले के पास तुरंत मैसेज आ जाएगा, ठीक है,
कि अभी क्या पैसे तुरंत आ जाएंगे, उसमें फिर आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं, यही होता है। इसमें क्या कहते हैं, मिनिमम आप कितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, 2 लाख रुपये मिनिमम ट्रांसफ़र कर सकते हो आरटीजीएस में, ठीक है। ये क्या इसमें बट नॉर्मल मिनिमम वैल्यू थी, इसमें मिनिमम वैल्यू है कि आप 2 लाख रुपये मिनिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें भी चार्जेस वेरी करते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, इसमें कोई बैच सिस्टम नहीं होता, बट इसमें क्या होता है कि आप अभी पैसे डालें तो दूसरे वाले को तुरंत पहुंच जाते हैं। आगे आगे एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब एटीएम सबके बंदे देखी होगी, जाके हम पैसे निकलवा सकते हैं आराम से, अपने डेबिट कार्ड ले जाते हैं, वहाँ से जाके हम अब एटीएम से पैसे कैश निकलवा लेते हैं, तो ये एटीएम होता है। बाकी ई कैश की फैसिलिटी आजकल सभी ले रही है। ई कैश क्या होगा, जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, पेटीएम, भीम, यूपीआई, गूगल पे, ये सारे ई बैंक की ई कैश की फैसिलिटीज़ है, जो हम अपने मोबाइल थ्रू या कंप्यूटर थ्रू कोड स्कैन करके या यूपीआई थ्रू हम पेमेंट करते हैं। तो ये था हमारा ई बैंकिंग सिस्टम सारा। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।